बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक खबर तो ऐसी है जो इस वक्त मीडिया में कारोबार के हवाले से छाई हुई है और वो ये है कि फैसलाबाद जो पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल शहर है, एक्सपोर्ट के लिहाज से 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। और बरामदात को अगर देखा जाए, बिलखुसूस टेक्सटाइल को, तो फैसलाबाद की तारीख का 10 साल रिकॉर्ड टूट चुका है। 10 साल में इतनी बरामदात, इतनी प्रोडक्शन नहीं हुई फैसलाबाद की तारीख में पिछले 10 साल में जितनी अब हो चुकी है। और इस हवाले से एक और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान रीजन में इस वक्त सबसे आगे निकल चुका है इस लिहाज से। इसके अलावा यह भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अब मज़ीद ऑर्डर्स लेने की गुंजाइश ही नहीं है, फुल कैपेसिटी हो चुकी है। अब दो बड़े शहर माने जाते हैं इंडस्ट्री के लिहाज से, कराची और फैसलाबाद। तो इस लिहाज से देखिए कि पाकिस्तान ने एक रिकॉर्ड बना दिया है। यह खबर तो मीडिया में आ रही है, चल रही है, कारोबार से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक असल खबर है जिस पर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से है। और जो माहिर माशियात हैं वो समझ रहे हैं कि ये यानी टेक्सटाइल के शोबे में पाकिस्तान का आगे जाना, जिस खबर पर मैंने बात करनी है वो इससे भी ज़्यादा बड़ी खबर है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से। पाकिस्तान का मुस्तकबिल उससे जुड़ा हुआ है। उस पर मैं बात करूंगा। जापान के साथ पाकिस्तान का बड़ा ही शानदार मुआहिदा कहें या मुआहिदे कहें, तो उस बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये टेक्सटाइल के शोबे में ये बहुत बड़ी खबर यकीनन पाकिस्तान के लिए सामने आई है। इसके साथ साथ एक और अच्छी खबर ये है कि अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब बड़े अरसे से कह रहे थे, मुशीर तिजारत हैं वज़ीर आज़म के, वो ये कह रहे थे कि हम सिर्फ टेक्सटाइल पर इन्हिसार नहीं कर सकते। इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी खुशी की बात है कि इतने सालों के बाद जहां टेक्सटाइल यूनिट बंद पड़े थे, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारी इससे है, रोज़गार भी बहुत से लोगों का इससे जुड़ा है, और हमें जो आमदन होती है बाहर से एक्सपोर्ट्स की शक्ल में, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट का है। तो लिहाजा बहुत बड़ी बात है। और कि डेड जो हो चुकी थी हमारी इंडस्ट्रीज़ की, लूम्स और दीगर, वो दोबारा चल पड़ी हैं, बहुत बड़ी बात है, रोज़गार के मौके बढ़ रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं कि इससे टेक्सटाइल का शोबा तरक्की करेगा, बाकी शोबे तरक्की करेंगे तो हम तकरीबन 25-26 अरब डॉलर सालाना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमने डाइवर्सिफाई करना है। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, जितने माहिर माशियात हैं, जितने लोग हैं जिनको इमरान खान साहब ने टास्क दिया हुआ है, थिंक टैंक्स हैं, वो भी ये कहते हैं कि हमने इस चीज़ को डाइवर्सिफाई करना है। जो हमारी रेगुलर एक्सपोर्ट्स रही हैं वो भी नीचे चली गई, जिस तरह सबसे ज़्यादा हमारी थी टेक्सटाइल, वो भी बर्बाद होगी पिछले कई सालों में, हमने देखा। तो अब वो माशाल्लाह रिवाइव कर चुकी है। इसके साथ साथ हमने दीगर इंडस्ट्रीज, ऐसी एक्सपोर्ट्स की तरफ जाना है जिनको हमने भी एक्सप्लोर ही नहीं किया, जिस तरफ हम गए ही नहीं हैं, तो हमने उस तरफ भी जाना है। तभी हम इतना ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे, इतना ज़्यादा डॉलर्स की रकम में कमा सकेंगे कि हमने कर्जे भी उतारने हैं, अपने मुल्क की खुशहाली भी लेकर आनी है। तो जो हमारे ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स हैं उससे हटकर भी हमें एक्सपोर्ट्स करनी होंगी। तो उसके लिए एक खुशाइन बात यह है कि कटलरी में पाकिस्तान ने 22.5% ग्रोथ देखी है इसकी एक्सपोर्ट में। और जुलाई से नवंबर 2020 में 5 करोड़ 52 लाख डॉलर, 5 करोड़ 52 लाख डॉलर की पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की है जुलाई से नवंबर 2020 में। और 2019 में यह थी 4 करोड़ 50 लाख डॉलर से ज़्यादा थी। तो 2019 के मुकाबले में हमने 22.5% ग्रो किया है, मजीद कटलरी एक्सपोर्ट की है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन की तरफ एक कदम है। इसी तरह से हमने दीगर चीज़ों की तरफ भी जाना है। अब मिसाल के तौर पर देखिए कि एक और अच्छी खबर है किन्नू के हवाले से। किन्नू पाकिस्तान की एक बड़ी अच्छी एक्सपोर्ट है फलों में, और श्रीलंका को पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। लेकिन श्रीलंका की तरफ से हुआ यह था कि उस पर सेस या टैक्स, आप जिसको आम लफ्ज़ों में कह देते हैं, वो लगाया गया था 160 रुपये फी किलो। तो उसको कम करवा दिया गया है अब, और इस पर श्रीलंका की गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि अब उसको फिर 30 रुपये किलो कर दिया गया है। तो पाकिस्तानी किन्नू की ताकि एक्सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त हो सके, इस वक्त सीज़न भी चल रहा है तो उससे भी पाकिस्तान ज़र मुबादला कमा सके। तो ये बड़ी ज़बरदस्त खबरें हैं। अब मैं आ रहा हूँ जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, जो असल पाकिस्तान का मुस्तकबिल जिससे जुड़ा है, वो है IT सेक्टर। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है और अपनी एक्सपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है कि हम इतना कमाएं कि हमने बैरून मुल्क से जो कर्जे लिए हैं, जो हमें मज़ीद लेने पड़ रहे हैं, अभी 5-6 माह में हमें तकरीबन 4.5 अरब डॉलर मजीद कर्जे लेने पड़ गए हैं। तो ये हमें क्यों लेने पड़ रहे हैं? पिछले कर्जे उतारने के लिए। आप अंदाज़ा लगाएं, मिसाल के तौर पे सऊदी अरब को 1 अरब डॉलर वापस किया है अभी हाल ही में, चाइना से लेकर वापस किया, वो भी कर्ज। अभी 1 अरब डॉलर जनवरी में वापस करना है, वो भी कर्ज होगा। तो हम मजीद कर्ज ले रहे हैं। ये हम
कब इस काबिल होंगे कि हमें कर्ज और ना लेना पड़े और हम पुराने कर्ज चुकाते चले जाएं? तो हमारी आमदन इतनी ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसके लिए यही सबसे अहम चीज़ है कि हम एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ाएं। तो उसमें हम टेक्सटाइल का शोबा, दीगर शोबे जो हमारे रिवायती शोबे हैं उनको तरक्की देने के साथ साथ हमें नए शोबों की तरफ जाना है। उसमें बहुत अहम है आईटी का शोबा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 500 कंपनियां, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 500 जापानी कंपनियां, सिर्फ एक मुल्क की बात कर रहा हूं मैं, 500 जापानी कंपनियां पाकिस्तान आ रही हैं आईटी के सेक्टर के हवाले से, और इसमें रोजगार के बहुत ज्यादा मौके मिलने वाले हैं। और इसमें बाकायदा मुलाकात में यह चीज तय पाई है। जापान के सफीर पाकिस्तान में किनोरी मैट्सुडा, उनकी मुलाकात हुई है जुल्फी बुखारी से, जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं। उनसे मुलाकात में उन्होंने बताया है कि ये इस वक्त है वबा का माहौल, और जो ही ये इसमें बेहतरी आएगी, ये वबा खत्म होगी, तो जापान की 500 कंपनियां तैयार हैं और ये मामला तय हो चुके हैं। और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में आना है 500 कंपनियों ने। और इसमें बहुत से नौजवान पाकिस्तान में रहते हुए आईटी इंजीनियर्स यहां बैठकर काम करेंगे, और उसके लिए ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। अभी कुछ ऑनलाइन सिलसिला किया जा रहा है। बहुत से नौजवानों को जापान ले जाया जाएगा, वहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी और बहुत से वहीं पर काम करेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो पाकिस्तान में बैठकर काम कर रहे होंगे। तो ये 500 कंपनियां जापान की, क्योंकि आने वाले कुछ सालों के बारे में कहा जा रहा है कि जापान को 8 लाख आईटी इंजीनियर्स की जरूरत होगी। तो इस लिहाज से पाकिस्तान की तरफ उनकी सबसे ज़्यादा नज़रें हैं। पाकिस्तान में नौजवान आबादी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर रोज़गार के मौके उतने नहीं हैं, और इसी वजह से जापान को निस्बतन सस्ती लेबर कहें, यानी कम पैसों में इंजीनियर्स यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इसलिए अब ट्रेनिंग का भी सिलसिला शुरू किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट भी इस तरफ देख रहे हैं कि इतनी अच्छी ट्रेनिंग करवाई जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकें। तो ये 500 कंपनियां जब पाकिस्तान में आएंगी तो इंशाल्लाह आईटी के सेक्टर में, जो पहले अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की कर रहा है, लेकिन अभी हम बहुत पीछे हैं, खासतौर पे भारत से मुवाजना करें तो हम बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। तो आईटी के सेक्टर में हमने बहुत आगे जाना है, और इसमें पिछले साल से मुवाजना किया जाए, उससे पिछले साल से, तो हम आगे जा रहे हैं। लेकिन ये जब 500 कंपनियां जापान की पाकिस्तान आएंगी तो फिर एकदम इंशाल्लाह हम देखेंगे कि एक बहुत ज़्यादा फर्क नजर आएगा। एकदम से, अचानक से, एक साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हम फर्क देखेंगे। अच्छा जी, एक और चीज़ ये है कि यानी काम के हवाले से, रोज़गार के हवाले से, जुल्फी बुखारी साहब ने ये चीज़ भी शेयर किया कि पिछले 2 साल में तकरीबन 10 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क गए हैं काम के सिलसिले में, यानी वर्क के सिलसिले में। तो इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों का जाना भी एक वजह है कि हम देख रहे हैं मुसलसल रेमिटेंसेस में पाकिस्तान में इजाफा हो रहा है। जो तरसीलात ज़र हैं, बाहर से जो लोग रकम भेजते हैं, उसमें इजाफा हो रहा है। ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डॉलर को अगर आपने एक सतह पर बरकरार रखना है, उसके लिए, फिर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, ये सब चीज़ें कि बाहर से रेमिटेंसेस आएँ। और वही कर्ज़ के हवाले से देख लें, आप पाकिस्तान की ओवरऑल मईशत के हवाले से देख लें, तो इसमें भी ये बहुत अहम रोल है कि लोग बाहर जाकर जिस तरह काम कर रहे हैं अपने ख़ानदान के लिए, पाकिस्तान के लिए, ये रोज़गार पैदा कर रहे हैं। और इसी से ये मैंने जो जापान वाला आपको बताया, वो भी इस से ये चीज़ जुड़ती है। लेकिन उसमें यह है कि आईटी इंजीनियर्स, आईटी माहिरीन चाहिए होंगे ज़्यादा। अच्छा जी, एक और आखिर में मैं आपसे अर्ज़ कर दूं एक दो चीज़ें कि बरतानिया के ब्रिटिश हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने ये बात कही है कि बरतानिया पूरी तरह से सीपैक के साथ है, सपोर्ट कर रहा है सीपैक को, और अमेरिका वाला उसका हिसाब नहीं है, लेकिन साथ वो इंडिया की सिफारिश कर रहे हैं। और क्रिस्टियन टर्नर ने, ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने कहा है, पाकिस्तान में जो मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि जी अगर आप इंडिया को साथ मिला लें इसमें तो बहुत ही फ़ायदा होगा, और 30% जीडीपी पाकिस्तान की और ज़्यादा बढ़ सकती है। पाकिस्तान की मईशत जो है 30% और ज़्यादा ग्रो कर सकती है अगर आप भारत को भी शामिल कर लें इसमें, और बड़ा ख़िता और ज़्यादा तरक्की करेगा। तो वो भारत की अब सिफारिश कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने ये माना है कि ख़ित्ते में 30 लाख सालाना रोज़गार के मौके पैदा होंगे। 30 लाख सालाना लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे जब ये सीपैक फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि बरतानिया पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ है, और जब ब्रेग्जिट मुकम्मल हो जाएगा, बरतानिया यूरोपीय यूनियन से मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा, तो GSP+ स्टेटस जो पाकिस्तान को हासिल है वो जारी रहेगा। या पाकिस्तानी मसनूआत को बरतानिया में यानी यूँ समझिए कि मरात हासिल रहेंगी और खुसूसी पैकेज हासिल रहेगा।
जिसमें उन पर टैक्सेस कम होते हैं, निस्बतन आसानी से पाकिस्तान की मसनूआत बरतानिया में भेजी जा सकती हैं, एक्सपोर्ट की जा सकती हैं, ये भी जारी रहेगा। तो ये उन्होंने चंद बातें बड़ी अहम कही हैं ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने, और पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ की है खित्ते में अमन के लिए, अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बरतानिया, यूरोप ये भी सी पैक को सराह रहे हैं और सी पैक के साथ पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं, और ये भी देख रहे हैं कि अब भारत ने भी अगर आगे बढ़ना है तो अब ये उसको साजिशें बंद करनी चाहिए पहले सी पैक के ख़िलाफ़, और फिर पाकिस्तान सोच सकता है कि अच्छा जी उसको सी पैक में शामिल किया जाए, उसको भी कोई राहदरी के ज़रिए रास्ता दिया जाए। पहले उसको साजिशें बंद करनी होंगी, अभी तो बहुत वक्त लगेगा कि इस पर फिर पाकिस्तान सोचेगा, चीज़ें तय होंगी। तो अभी तो इस पर सोचा भी नहीं जा सकता जब तक कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें और दहशतगर्दी बंद नहीं करता। आखिर में एक ऐसा प्रोजेक्ट, रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, लाहौर के साथ एक दूसरा बड़ा शहर आबाद करने का प्रोजेक्ट, जिसको मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने ठप कर दिया था कि जी ये तो हो ही नहीं सकता, बंद कर दें इसको, ये नहीं चल सकता। अब इमरान खान साहब ने जब वो दोबारा शुरू किया है तो MOUs 2 साइन भी हो गए हैं, चाइनीज कंपनी के साथ 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गए हैं, और ये दोनों बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे पहले भी काम कर रही हैं, और ये करेंगी सीवेज के सिस्टम के हवाले से, रीन्यूएबल एनर्जी के हवाले से, इसमें रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इस शहर की डेवलपमेंट के हवाले से MOUs ये साइन कर रही हैं कि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट में, और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ये देखिए ये 2 बड़ी कंपनियां आ भी चुकी हैं, 2 बड़ी कंपनियों ने MOU साइन कर भी दिए हैं। तो ये अभी तो आगाज़ है, आप सोचिए, और ये प्रोजेक्ट ठप कर दिया गया था कि जी वायबल नहीं है। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां MOU साइन कर रही हैं, मुआहदे कर रही हैं इन्वेस्टमेंट के, बड़े पैमाने पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एनर्जी के हवाले से, वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, और वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के हवाले से आप देखें, और पानी के लिए और दीगर चीज़ों के मुआहदे। ये कोई छोटी बात नहीं है। इससे पता लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट कितना काबिल अमल है, और इससे इंशाल्लाह रोज़गार के मौके भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा आएगी। चाइना की 2 कंपनियां तो आ भी गई हैं, मुआहदे भी उन्होंने कर लिए हैं इन्वेस्टमेंट के। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। आपसे गुजारिश है कमेंट सेक्शन में आप इन खबरों के हवाले से अपने कमेंट्स का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।